अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आपके सामने है इंपॉर्टेंट। इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई होता है। इनके एटॉमिक साइज जो हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको। सबसे पहली कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ये किस पर डिपेंड करती है? ये करती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज पे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज के जो ट्रेंड्स होंगे, वही इन प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स होंगे। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में, ग्रुप में, वर्टिकल रोज में, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एक डेफिनेट वेरिएशन होता है, सिमिलैरिटी होती है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। वर्टिकल रोज में यानी कि ग्रुप में प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है। इसी के साथ एक चीज और है कि पीरियड में भी बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड्स नहीं आते हैं। एक जो डी सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पीरियड में, एक पीरियड में भी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वेरिएशन के रेगुलर ट्रेंड्स नहीं आते हैं कि इस तरफ जाने से डिक्रीज होगा या इस तरफ जाने से इंक्रीज होगा। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनमें रेगुलर ट्रेंड्स नहीं होते और एक्सेप्शंस काफी ज्यादा होते हैं। तो अब हम लोग एक टेबल देखते हैं जिसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो समराइज हैं। इसमें देखिए एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये 10 एलिमेंट हैं 3D सीरीज के। और इसके बाद में ये मेटेलिक रेडियस है, डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी तीनों दी हुई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस टेबल से डेटा देख करके हम इन प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस टेबल में डिस्कस करते हैं। पहले यहां पर आप देखिए एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, 1.65 से कम हुई 1.47, 36, 30, 27। उसके बाद में आप देखिए जो डिक्रीज होने का अमाउंट है वो बिल्कुल कम हो गया। ये देखिए हम मैंगनीज से लेकर के निकल तक हमने मूव किया, लेकिन कितना डिफरेंस आया, साइज में आया 0.02 एंगस्ट्रॉम का। ये देखिए साइज में केवल 0.02 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आ रहा है। हम 4 एलिमेंट्स तक मूव कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन कम डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का अमाउंट देखिए कम हो गया, यहां से यहां तक लगभग 0.18 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। उसके बाद में डिफरेंस यहां से यहां कम हुआ, यहां से यहां तो बिल्कुल कम हो गया। ये तो 0.06 जो एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस रह गया, कहां से कहां तक? वेनेडियम से क्रोमियम तक जब हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है एलिमेंट टू एलिमेंट, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक मूव करने का जो डिफरेंस है साइज में, वो कम होता जा रहा है। और मैंगनीज से लेकर के निकेल तक तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। इट मींस वी कैन से दैट द atomic radius, metallic radii of 3D elements from manganese to nickel is almost constant. There is no any significant decrease. Okay. इसके बाद में देखते हैं निकिल से कॉपर तक जाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ती है, और उसके बाद में जिंक तक जाते हैं तो और बढ़ती है। तो ये देखिए इरेगुलर ट्रेंड्स है। हम ये पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो हमने देखा कि पहले हमने देखा कि
ये जो रेडियस है वो कहां से कहां तक डिक्रीज हुई, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक वो हुई डिक्रीज। उसके बाद में मैंगनीज से लेकर के निकेल तक वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके बाद में वापस इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के ट्रेंड्स हैं, ये एक पीरियड के ट्रेंड्स हैं। जबकि पीरियड में नॉर्मल ट्रेंड्स क्या होने चाहिए, किसी भी पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। लेकिन यहां पर डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आ गई जब वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई mn से लेके ni तक। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट यानी कि हम स्कैंडियम से क्रोमियम और फिर मैंगनीज से निकेल तक मूव करते हैं, और उसके बाद में कॉपर और जिंक हम इधर मूव करते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। आप ध्यान से अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको याद कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ एंटर हो रहे हैं, स्कैंडियम जो डी सीरीज है 3d सीरीज, उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं n-1 शेल में। n-1 शेल में यानी कि थर्ड सेल में इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड का जो डी सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, इसलिए उनका सील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, और जो n-1 सेल है यानी कि बाहर का तो है फोर्थ, और फोर्थ से अंदर वाला उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जिससे उनका सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और सील्डिंग इफेक्ट कैसे कैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो शुरू शुरू में स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वेनेडियम में, क्रोमियम में डी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कम है, और उसकी वजह से जो सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही mn तक हम पहुंचे, तो mn में 3d5 d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 डी इलेक्ट्रॉन हो गए mn में। तो वहां से जो सील्डिंग इफेक्ट है वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया, और वो जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, 4s इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। यानी कि साइज जो नॉर्मल ट्रेंड है कम होने का, न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज जो कम होती है उसको कम नहीं होने दे रहा, उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है 4s उनको अंदर खींचने से रोक रहा है, क्योंकि एक तरफ तो न्यूक्लियस जो है वो ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, और ये n-1 है और ये n सेल है। तो न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो n-3 वाले हैं, 3d वाले इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल वाले, ये इनको बाहर की ओर वापस धकेल रहे हैं, उसके रिपल्सन से उसको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। इसे ही कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो सीरीज के मिडिल में mn से लेके ni तक ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका मैग्नीट्यूड न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो जाता है, इसलिए यहां पर साइज में कोई चेंज नहीं आता। और निकेल के बाद में देखिए कॉपर में और जिंक में साइज इन डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रही है। इसका ये रीजन है कि डी इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सेल में जो है वो 3d इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहां पर सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जो है वो इफेक्टिव सील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन इफेक्ट है उसके ऊपर उसको ओवरकम कर रहा है, उससे ज्यादा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने की बजाय, साइज छोटी होने की बजाय साइज बढ़ गई। तो ध्यान दीजिए शुरू शुरू में साइज क्यों घट रही है, नॉर्मल ट्रेंड की अकॉर्डिंग क्यों घट रही है, क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू है वो कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो गया, तब वो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही। उसके बाद में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो डी जो ये शील्डिंग इफेक्ट है इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और फिर
जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो गई तो साइज कम होने के बजाय साइज बढ़ गई। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन था शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से सीरीज के मिडिल में साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और लास्ट में साइज बढ़ जाती है। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है डेंसिटी की। डी जो 3D सीरीज है उनके एलिमेंट्स की डेंसिटी हाई होती है। हाई क्यों होती है उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज स्मॉल होती है, इनके जो एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है जिनमें स्पेस बहुत कम रहता है या नहीं रहता, और इनके एटॉमिक वेट हैं वो ज्यादा होते हैं, एटॉमिक मास ज्यादा होता है। तो इस तरह से इनकी जो डेंसिटी है 3D सीरीज के एलिमेंट्स की वो जनरली ज्यादा होती है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डेंस होते हैं। तो अब इनके ट्रेंड्स देखते हैं डेंसिटी के। स्कैंडियम से हम कॉपर तक जाते हैं तो साइज कम होती है, एटॉमिक मासेस बढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है साइज कम होगी तो एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, और डेंसिटी, जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से डेंसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर एक फैक्ट मैं बता दूं आपको, पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला यदि कोई एलिमेंट है तो वो है इरिडियम, और उसकी डेंसिटी होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो तीनों सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो लास्ट एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और Hg मर्करी, इनमें इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ध्यान दीजिए, मेटेलिक बॉन्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, या फिर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकेलाइजेशन के लिए और मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए कितने अवेलेबल है इस बात पे डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये जो लास्ट एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के, इनमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग पुअर है, और मेटेलिक बॉन्डिंग पुअर होने की वजह से ये उतने हार्ड नहीं है। ये मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं। और इवन इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर मूव किया जाए Zn से Hg की ओर, तो सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, और सॉफ्टनेस इतनी बढ़ गई कि Hg है वो धातु मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड। यह मेटल होते हुए भी लिक्विड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस बढ़ गई और मेटेलिक बॉन्डिंग है वो बिल्कुल पुअर है। तो इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट है उनमें डेंसिटी कम होती है और वे सॉफ्ट होते हैं। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो Mn है, Mn मैंगनीज, उसकी डेंसिटी एक्सपेक्टेड डेंसिटी से कम क्यों होती है? वाई Mn हैज लेस डेंसिटी देन एक्सपेक्टेड? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है जो Zn के लिए हम लोगों ने अभी कंसिडर किया है। Zn में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जानते हैं फुल्ली फिल्ड, और यहाँ पर भी Mn में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है मैंगनीज की वो लेस कॉम्पैक्ट होती है। उसकी वजह से, लेस कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसमें डेंसिटी क्या होती है, कम होती है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये था डेंसिटी का टॉपिक ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये तीनों ही हाई होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 3D series elements or transition elements, they have high melting point, high boiling point and high enthalpy of atomization, और इनकी लो वोलेटिलिटी होती है। जाहिर सी बात है जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो वोलेटिलिटी लो होनी ही है। तो यहाँ पर अब ये सब प्रॉपर्टीज का रीजन जो है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, या फिर यहां पर मैं बता दूं आपको, मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर वैलेंस शेल तो 4 है, तो लेकिन यहाँ पर 4s के इलेक्ट्रॉनों के साथ 3d इलेक्ट्रॉन भी मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 3d और 4s जो ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए 4s के साथ साथ 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और ये हार्डर होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। अब इनके ट्रेंड्स देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट सीरीज में पहले इंक्रीज होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद में डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है। यानी कि सीरीज में पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद में डिक्रीज होता है। यहाँ पर ये तो है ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेंड्स डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग पर, और यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस कहाँ आएंगे, जहाँ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केसेस आते हैं। जैसे वापस यहाँ पर Mn का जो केस है वो यहाँ पर आया है, और Mn में एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट? Mn में ही नहीं, जिंक में भी होता है। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि इनका जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से ऐसा होता है, और Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होने की वजह से, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और जो इसमें डेंसिटी भी इसी वजह से कम होती है, और इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, वो डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का जो लेक्चर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो हमारा हुआ पूरा। आप लोग लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।